नाजरीन, भारत में 3 ऐसे डाकू गुजरे हैं जिनकी दहशत से पुलिस और सरकारी अफसर सभी कांप जाते थे। माएं अपने बच्चों को उनका नाम ले लेकर डराती थीं। ये लोग अपने दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा दिया करते थे, लेकिन आम लोगों के लिए ये डाकू किसी देवता से हरगिज कम ना थे। उन्होंने अपनी जिंदगियों में बहुत से अच्छे काम किए, जिसकी वजह से इंडियन पब्लिक आज भी उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करती है। आज हम आपको इस वीडियो में भारत के 3 मशहूर डाकुओं की कहानी सुनाते हैं, जो आज भी भारतीय अवाम के हीरो हैं और इनकी जिंदगी पर बेशुमार फिल्में भी बन चुकी हैं। इन डाकुओं में सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम डाकू कर्नाटका का वीरप्पन था। कर्नाटका में बरसों तक मौत और दहशत का दूसरा नाम वीरप्पन ही था। ये वो वीरप्पन है जिसने 3 रियासतों की पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। वीरप्पन 18 जनवरी 1952 को कर्नाटका के गांव गोपीनाथम में एक तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। कर्नाटका संदल के जंगलात से भरा हुआ है। इस कीमती दरख्त की लकड़ी की इंडिया और दुनिया के दूसरे मुल्कों में बहुत मांग है, इसलिए कर्नाटका से स्मगलर ये लकड़ी चोरी करके दूसरे मुल्कों को स्मगल किया करते थे। वीरप्पन का चचा भी लकड़ी की स्मगलिंग करता था। वीरप्पन ने इसके साथ लकड़ी स्मगल करना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद उसने देखा कि इस इलाके में हाथी के दांतों की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पर हो रही है। वीरप्पन ने लकड़ी की स्मगलिंग के साथ साथ हाथी के दांतों को भी मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दिया। उसने अपना गैंग बनाया और हाथी के दांतों के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का शिकार करना शुरू कर दिया। 25 बरस के अंदर उसने और उसके गैंग ने 500 हाथी हलाक करके उनके दांत स्मगल किए। 1972 में वीरप्पन पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ, लेकिन जल्द ही वो छूट भी गया। वीरप्पन ने पहला कत्ल 17 बरस की उम्र में किया था और फिर यह सिलसिला उसकी मौत तक ना रुक सका। ये डाकू हर उस शख्स को कत्ल कर देता था जिस पर उसे अपने खिलाफ जरा सा भी शुबा होता था। उसके हाथों मारे जाने वालों में पुलिस के मुखबर, पुलिस एहलकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर सब ही शामिल थे। 1987 और 1991 में उसने 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स कत्ल किए। अगस्त 1992 में उसने एक पुलिस पार्टी पर हमला किया और कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन ने एक बार एक देहाती को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उस शख्स ने पुलिस जीप में सफर किया था। वीरप्पन दुश्मनों पर रोब डालने के लिए बड़ी बड़ी मूंछें रखता था। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि उसकी बीवी मिथुलक्ष्मी ने उसकी मूंछें देखकर ही उससे शादी की थी। उनकी 2 बेटियां विद्या और प्रभा भी उनके यहाँ पैदा हुई। पुलिस वालों और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के कत्ल के बाद हुकूमत भी उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसे गिरफ्तार करने की बारहा कोशिशें की गईं, लेकिन वो छिलावे की तरह हमेशा गायब हो जाता। उसकी एक स्ट्रेटजी ये भी थी कि वो एक इंडियन रियासत से दूसरी इंडियन रियासत में घूमता रहता था। उसने कर्नाटका की हमसाया रियासतों तमिलनाडु और केरला में भी अपने ठिकाने बना रखे थे। वो खुफिया जंगलों और पहाड़ी रियासतों से एक से दूसरी रियासत में आसानी से घूमता रहता था। इन अजीबोगरीब और खुफिया रास्तों में कानून के हाथ भी छोटे पड़ जाते थे और उसे ढूंढना उनके लिए मुमकिन ही ना हो पा रहा था। वीरप्पन को गिरफ्तार करने में पुलिस को शदीद मुश्किलात का सामना रहता था। इसकी वजह यह थी कि वीरप्पन आम लोगों के लिए खतरनाक बिल्कुल भी नहीं था। वो गरीबों की मदद करता था और इन्हें पुलिस और सरकारी अफसरों के जुल्म से भी बचाता था। यही वजह थी कि कोई उसके खिलाफ गवाही तक देने को भी तैयार ना था। फिर उसने अपना डेरा सरहदी इलाकों के जंगलों में लगा रखा था। ये इतने मुश्किल रास्ते थे कि इनमें यह जानना भी मुश्किल था कि कौन सा इलाका किस रियासत की हुदूद में आता है। इस वजह से पुलिस को एक्शन लेने में मुश्किल होती थी और वीरप्पन आसानी से बच निकलता था। नुक्ता के नाजरीन, 1993 में फिर वीरप्पन ने एक बहुत बड़ा धमाका किया। उसने पुलिस के एक मुखबर को कत्ल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी उसको गिरफ्तार करने के लिए जंगल में जा रही थी कि उसने उन्हें बारूद से उड़ा दिया। यह बारूद पुलिस पार्टी के रास्तों में बिछाया गया था।
इस खौफनाक धमाके में 22 पुलिस वाले मारे गए, उनकी 2 गाड़ियां तबाह हो गईं और बाकी पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस खौफनाक धमाके से हर तरफ उसकी धाक बैठ गई। तमिलनाडु और कर्नाटक की हुकूमतें वीरपन की कार्रवाइयों से सख्त परेशान थीं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। फिर उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। दोनों रियासतों के इंतहाई काबिल पुलिस अफसर इस टास्क फोर्स में शामिल किए गए। इनमें एक सब इंस्पेक्टर शकील अहमद भी थे। शकील अहमद की कोशिशों से वीरप्पन का एक करीबी साथी गोरानाथन पुलिस के हाथों मारा गया। वीरप्पन ने अपने साथी का बदला लेने की कसम खाई। उसने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बहुत से पुलिस एहलकारों को हलाक करके उनका असलहा लूट लिया। उसके बाद उसने गुरुनाथन को गिरफ्तार कराने वाले पुलिस अफसर शकील अहमद को 5 दूसरे पुलिस वालों समेत उड़ा दिया। इन कार्रवाइयों में कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस फोर्सेस ने भी भरपूर एक्शन लिया। वीरप्पन पर 5 करोड़ का इनाम रखा गया। जंगलात में इसकी भरपूर तलाश की गई। कई बार उसके गैंग से पुलिस की झड़पें भी हुई। वीरप्पन के बहुत से साथी मारे गए, लेकिन वो फिर भी पुलिस के हाथ ना आ सका। आखिर सन 2000 में 3 जून के रोज वीरप्पन ने कर्नाटक के सिनेमा के मशहूर एक्टर राजकुमार को उसकी टीम समेत अगवा कर लिया। इस कार्रवाई से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों रियासतों में एक तूफान खड़ा हो गया। कर्नाटक में तो पब्लिक ने मुजाहिरे और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर तो तमिलनाडु की दारुल हुकूमत चेन्नई पहुंच गए और तमिल हुकूमत से मदद की दरखास्त की। दोनों रियासतों की हुकूमतों ने वीरप्पन से तवील मुज़ाकरात किए। 108 दिन तक मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा, लेकिन वीरप्पन ने इस मामले में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो चूंकि खुद तामिल था, इसलिए उसने तामिल पब्लिक के मुतालबात किए। उसने मुतालबा किया कि तमिलनाडु को दरियाई पानी में उसका जायज हक दिया जाए। 108 दिन के बाद कर्नाटक की हुकूमत ने वीरप्पन को 20 करोड़ रुपए तावान देकर राजकुमार को आजाद करवा लिया। अब बात करते हैं 2002 की। तो 25 अगस्त के रोज वीरप्पन ने कर्नाटक के एक साबिक वजीर एच नागप्पा को अगवा कर लिया। पुलिस ने साबिक मिनिस्टर को बचाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। 3 माह बाद वीरप्पन ने नागप्पा को कत्ल करके उसकी लाश एक जंगल में फेंक दी। इस कत्ल के बाद कर्नाटक की हुकूमत ने वीरप्पन के सर की कीमत 15 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। वीरप्पन को गिरफ्तार करना पुलिस के बस से बाहर हो गया, तो उसने एक चाल चली। एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ने वीरप्पन से राब्ता किया और उसे इलाज की पेशकश की। इस वक्त वीरप्पन की उम्र 50 बरस से जायद हो चुकी थी और उसकी आंखें भी कमजोर रहने लगी थीं। पुलिस ऑफिसर ने उसे यकीन दिलाया कि तुम्हें खुफिया तौर पर बेहतरीन इलाज फराहम किया जाएगा। अपनी आंखों के इलाज के लिए वीरप्पन उसके झांसे में आ गया। 18 अक्टूबर 2004 को खुफिया पुलिस ऑफिसर ने वीरप्पन को जंगल से बाहर लाकर एक वैन में बिठा दिया, लेकिन ये वैन दरअसल पुलिस की गाड़ी थी, जिसे वीरप्पन को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस में बदला गया था। जैसे ही ये डाकू और उसके साथी इस जाली एम्बुलेंस में सवार हुए, तो पुलिस ने उन्हें घेर कर सबको हलाक कर दिया। वीरप्पन को कम से कम 3 गोलियां मारी गईं, जिनमें से एक उनके सर पर लगी। इस तरह इस मशहूर ज़माना डाकू की मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने उसकी लाश जलाने की बजाय दफन कर दी। आम लोग जो वीरप्पन से मोहब्बत रखते थे, वो इसके जनाजे पर बड़ी तादाद में शामिल हुए। ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने वीरप्पन के कत्ल पर एहतजाज भी किया। आज भी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहुत से लोग ये मानते हैं कि वीरप्पन को पुलिस वालों ने जिंदा गिरफ्तार करने के बाद कत्ल किया था। अगर उसे अदालत के सामने लाया जाता, तो वो बहुत से ऐसे हुकूमती ओहदेदारों के नाम भी ले देता जो लकड़ी की स्मगलिंग समेत काले धंधों में मुलव्वस थे। इसलिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। पुलिस ने इस वाक़े को कवर करने के लिए ये दावा किया कि उन पर फायरिंग की गई थी और 4 पुलिस वाले भी जख्मी हुए, लेकिन पुलिस की इस कहानी को कोई नहीं मानता। नेटफ्लिक्स ने वीरप्पन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दी हंट फॉर वीरप्पन भी बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी देखा जा सकता है कि कैसे आम लोग वीरप्पन के हक में और पुलिस के खिलाफ बात कर रहे हैं। नाज़रीन,
वीरप्पन के बाद इंडियन हिस्ट्री में दूसरा बड़ा नाम फूलन देवी का है। ये वो खातून है जिसने छोटी जात के लोगों के लिए आवाज उठाई और बड़ी जात के लोगों का गुरूर खाक में मिला दिया। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थीं। फूलन देवी हिंदुओं की सबसे छोटी जात शूदर की एक ग्रुप मल्लाह से ताल्लुक रखती थीं। इस जात के लोग कश्तियां चलाते थे और मछलियां पकड़ते थे। फूलन देवी को बचपन में ही बहुत से जुल्म सहना पड़े। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनकी छोटी सी जमीन थी जिस पर उनके चचा ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। फूलन देवी को बचपन से ही जुल्म और नाइंसाफी से नफरत थी। उसने कई बार अपनी जमीन पर जाकर अपने खानदान का हक लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ खूब मार पीट की। उसके घर वालों ने एक बड़ी उम्र के शख्स से उसकी शादी कर दी। बदले में उस शख्स ने फूलन देवी के घर वालों को 100 रुपए, एक गाय और एक साइकिल दी थी। फूलन देवी बहुत अरसे तक इस शख्स के साथ जाने से इनकार करती रही। इस दौरान वो शदीद बीमार भी हुई। इस दौरान उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और इसे अपनी सौतन के साथ भी कुछ अरसा रहना पड़ा। लेकिन आखिर में शौहर ने फूलन देवी को घर से निकाल दिया। शौहर का घर छोड़ने के बाद फूलन देवी की नई जिंदगी शुरू हुई। जब वो 16 साल की थी तो एक डाकू बाबू गुज्जर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कई बार उसको रेप किया गया। लेकिन बाबू गुज्जर के गैंग का एक रुकन विक्रम मल्लाह, जो फूलन देवी की ही जात से ताल्लुक रखता था, वो फूलन देवी पर मर मिटा। वो बाबू गुज्जर को कत्ल करके गैंग का सरदार बन गया और फूलन देवी इसके साथ रहने लगी। विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को गन चलाने की ट्रेनिंग दी और दोनों मिलकर बड़ी जात के हिंदुओं को लूटने लगे। उनका गैंग अक्सर पुलिस वालों की चोरी की हुई वर्दियां पहनकर वारदातें करता था, लेकिन इन वारदातों में बड़ी जात के हिंदुओं को जो नुकसान पहुंचता था उससे पब्लिक बहुत खुश होती थी। छोटी जात के हिंदुओं ने तो फूलन देवी को दरगाह देवी कहना शुरू कर दिया। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी देवी है जो बुरे लोगों का खात्मा करने के लिए इंसानी रूप में जमीन पर उतरती है। फूलन देवी को लोग दरगाह का ही एक रूप समझ रहे थे। आम लोग फूलन देवी को दासेव सुंदरी भी कहते थे, जिसका मतलब है खूबसूरत डाकू। लेकिन विक्रम मल्लाह से मिलने के बाद फूलन देवी की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। गैंग का साबिक सरदार राम सिंह और इसका एक भाई जेल में थे। ये दोनों ठाकुर जात से ताल्लुक रखते थे। 1980 में ये दोनों जेल से रिहा हो गए। वो वापस गैंग में आ गए और उन्होंने विक्रम को कत्ल करके गैंग पर दोबारा से कब्जा जमा लिया। राम सिंह और उसका भाई फूलन देवी को उठाकर एक गांव बेहमाई में ले गए और वहां उसका रेप करते रहे। उन्होंने फूलन देवी को गांव की गलियों में नंगा घूमने पर भी मजबूर किया, लेकिन आखिर फूलन देवी इस कैद से भी फरार हो गई और एक डाकू जिसका नाम मान सिंह था उसके साथ मिलकर एक नया गैंग बना लिया। दोनों ने मिलकर बेहमाई पर हमला किया। वो दोनों राम सिंह और उसके भाई को ढूंढ रहे थे। नाजरीन, ये दोनों तो उनको नहीं मिले, लेकिन फूलन देवी ने बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को गोली मार दी। इनमें से 20 मर गए और 2 जिंदा बच गए। ये बहुत बड़ा वाकया था जिसने उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। उत्तर प्रदेश के सीएम वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। 2 साल बाद 1983 में फूलन देवी ने अपने पूरे गैंग समेत सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर मध्य प्रदेश में किया गया था। फूलन देवी के सरेंडर के लिए एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें सहाफी भी मौजूद थे। फूलन देवी सर पर एक सुर्ख पट्टी बांध कर आई। उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह के सामने भी सर झुकाया। फूलन देवी के साथ हुकूमत की ये डील हुई थी कि उसे 8 साल बाद जेल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसे 10 बरस बाद छोड़ा गया। 1994 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करके उसे रिहा करने का हुक्म दे दिया। फूलन देवी ने रिहा होकर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1996 और 1999 में वो 2 बार लोकसभा की मेंबर भी बनी। इस डाकू औरत ने छोटी जात के हिंदुओं और राइट्स की बात हर जगह की। उसकी जिंदगी पर एक फिल्म
बैंडेट क्वीन भी बनाई गई है। बड़ी जात के हिंदुओं के खिलाफ मुजाहमत की इलामत फूलन देवी को 25 जुलाई 2001 के रोज नई दिल्ली में कत्ल कर दिया गया। 3 मुसल्लह हमला आवरों ने उसे 9 गोलियां मारी। फूलन देवी की बॉडी गार्ड को भी 2 गोलियां लगीं। उसने जवाबी फायरिंग की मगर मुलजिम फरार हो चुके थे। फूलन देवी को फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। फूलन देवी के सोग में भारतीय पार्लियामेंट का इजलास 2 रोज तक मुलतवी भी रहा। एक भारतीय सियासतदान शेर सिंह राणा ने यह दावा किया कि उसने फूलन देवी को कत्ल किया है। इस पर मुकदमा चलाया गया और 10 बरस के बाद उसे उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इस मुकदमे में 10 और मुलजिम भी नामजद थे जिन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन फूलन देवी आज भी छोटी जात के हिंदुओं के लिए एक देवी की तरह ही मौजूद है। नाजरीन, इंडियन डाकुओं की फहरिस्त में तीसरा नाम है पान सिंह तोमार का। पान सिंह तोमार 1 जनवरी 1932 को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पैदा हुए। वो एक हिंदू राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उसका कद 6 फुट 1 इंच था और उसमें तेज दौड़ने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद थी। अपने कद और तेज दौड़ की वजह से वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया और फौज के लिए रेस में दौड़ने लगा। वो 1950 और 1960 की दिहाई में 7 बार दौड़ का नेशनल चैंपियन बना। उसने 3000 मीटर की एक रेस 9 मिनट 2 सेकंड में मुकम्मल करके नेशनल रिकॉर्ड भी बना डाला, जो 10 बरस तक कोई भी ना तोड़ सका। फिर उसने 1958 में एशियन गेम्स में भारत की नुमाइंदगी भी की। 1972 में पान सिंह तोमार ने स्पोर्ट्स कैरियर छोड़ दिया और 5 साल बाद 1977 में फौज से रिटायर होकर अपने गांव चला गया। लेकिन यहाँ एक दुश्मनी उसका इंतजार कर रही थी। उसका भतीजा बाबू सिंह तोमार, जो गांव का ताकतवर जमींदार था, वो पान सिंह की जमीन हड़प करना चाहता था। जमीन का झगड़ा तय करने के लिए एक पंचायत भी लगाई गई, जिसमें पान सिंह तोमार से कहा गया कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए बाबू सिंह को 3000 रुपए दे। ये रकम 1970 के जमाने में बहुत ज्यादा थी। तोमार सिंह ने ये रकम अदा की, लेकिन झगड़ा फिर भी खत्म न हुआ। बाबू सिंह ने अपने गुंडों के साथ पान सिंह तोमार के घर पर हमला कर दिया और उसकी 95 साला माँ से बदतमीजी की। पान सिंह तोमार ने फिर असलहा निकाला और खेतों में जाकर बाबू सिंह को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने अपना गैंग बनाया और पुलिस से छुपता रहा। पब्लिक में उसे बहुत पसंद किया जाता था। उसके सर पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। ये बात है 1981 की, जब 1 अक्टूबर के रोज एक शख्स मोतीराम यादव की मुखबरी पर पुलिस ने पान सिंह को घेर लिया। पान सिंह तोमार और उसके साथियों ने दलेरी से मुकाबला किया। 12 घंटे की लड़ाई के बाद पान सिंह के 14 साथी मारे गए। पान सिंह तोमार खुद भी शदीद जख्मी हुआ। वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था और पानी मांग रहा था। उसने कहा, क्या कोई राजपूत है जो मुझे पानी पिलाए? एक हवालदार पानी लेकर आया, उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान ने उसे रोक दिया और कहा कि डकैतों की कोई जात नहीं होती। किसी ने पान सिंह तोमार को आखिरी वक्त में पानी नहीं पिलाया और उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। इस तरह एक टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन भारतीय पुलिस की नाइंसाफी का शिकार हो गया। पान सिंह तोमार की जिंदगी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें मशहूर अदाकार इरफान खान ने उनका किरदार अदा किया है। नाज़रीन, अगर आप भारत के अमीर तरीन अफराद की कहानी जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जबकि इस लिंक पर क्लिक करके आप इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री का कंपैरिजन भी देख सकते हैं।